जादुई गुफा। इस प्यारे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था और वो इतना गरीब था कि उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। उसका नाम सुरेश था। ये सुरेश एक दिन सोचता है कि मैं कहाँ पर जाऊं कि मेरा पेट भरा जाए। ये सोचते सोचते खड़ा होता है और घर से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी वह गांव से निकलकर एक बहुत बड़े आलीशान बंगले की ओर जाने लगता है और वो जाते जाते सेठ के घर पहुंच जाता है और वो सेठ के घर की ओर से गुजरते गुजरते वो सेठ के घर के अंदर जाता है। तभी उसको सेठ बैठे दिखाई देता है और सेठ के पास जाता है। सेठ से कहता है कि सेठ जी, मुझे खाने के लिए पैसे दे दीजिए। मेरे घर पे अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं भूखे मर रहा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ पैसे या अनाज दे दीजिए। अगली बार अगर मैं आपका सारा कर्जा लौटा दूंगा तो उसमें ये भी कर्जा लौटा दूंगा आपका। तभी ये सब सुनकर सेठ बोल पड़ता है कि अरे मूर्ख, मैं तो तुझे बहुत ज्यादा ही कर्जा दे चुका हूँ। अब तू मुझसे कितना कर्जा लेगा? तूने तो वैसे भी मुझसे अपना घर भी गिरवी पे रखवा लिया है। अब तेरा क्या होगा? तू ऐसे बार बार कहता है और फिर जाकर तू मुझसे ले जाकर पैसा खा जाता है और कोई भी काम करता नहीं है। तू तुझको मैं कहाँ से दूँ? ये सब सुनकर सुरेश जमींदार के घर से निकलता है और बाहर की ओर जाने लगता है। जैसे ही सुरेश जमींदार के घर से बाहर आता है, वो अपने सोचते हुए अपने मन में एक बहुत से घने जंगल की ओर गुजरने लगता है। जंगल से जाते हुए रमेश एक बहुत रहस्यमय गुफा के बारे में सोचता है और वहाँ बर्फीली पहाड़ों के चट्टानों से गुजरते हुए रमेश आगे बढ़ता है। रमेश को एक गुफा दिखाई देती है। रमेश को भूख के लाने पड़ रहे थे, इसलिए रमेश उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही रमेश को इतना सारा सोना चांदी धन दौलत मिल जाकर है। सुरेश के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सुरेश डर जाता है। चुड़ैल उससे कहती है कि घबरा मत बेटे, तेरी क्या परेशानी है मुझे तू बता। मैं तेरी सारी परेशानी को दूर कर दूंगी। तू आज से गरीब नहीं रह जाएगा। तू अपनी परेशानी बता बस, मैं तेरी सारी परेशानी को दूर कर दूंगी बेटा। एक बार तू अपनी परेशानी बता कर तो देख मुझे। सुरेश ये सब बातें बहुत ध्यान से सुनता है और ये सब बातें सुनने के बाद सुरेश चुड़ैल से कहता है कि मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। जमींदार के घर पे गया खाने के लिए पैसे मांगने, तो जमींदार ने मुझे भगा दिया। कहा कि ऊपर से तेरा इतना कर्जा है, मैं तुझे कहाँ से दूँ। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तभी चुड़ैल ये सब सुनकर सुरेश को एक सोने से भरा थैला दे देती है। सुरेश वो थैला लेकर बहुत खुश हो जाता है और चुड़ैल उसको बहुत देरी तक उससे बातें करती है। कहती है कि इस जगह के बारे में तुम आज से किसी को भी नहीं बताओगे, वरना इंसान लोग सारी धन दौलत उठा ले जाएंगे। सुरेश अब सुनकर गुफा से बाहर की ओर जाने लगता है और गुफा से निकलकर बर्फीली चट्टानों और पहाड़ों के बीच से सुरेश गुजरते हुए अपने घर की ओर चला आता है और अपने गांव में पहुंच जाता है। सुरेश जल्दी से सोने के थैलों को छुपाता हुआ अपने घर में लेकर जाता है। अपने घर में ले जाने के बाद सुरेश उन सारे पैसों से एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनवाता है और एक कार भी लेता है। वहीं पर अपनी जिंदगी को सुख और शांति से व्यतीत करने लगता है। भूतिया गांव। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन सेठ का बेटा
उसके घर पर आता है और अपने पिताजी से कहता है कि पापा, मेरे सारे दोस्त बहुत से पुरानी जगहों पर घूमने जाते हैं। आप मुझे कहीं पर घुमाने लेकर नहीं जाते। इस बार तो मैं आपके साथ घूमने ज़रूर चलूँगा। अगर आप मुझे घूमने नहीं लेकर जाएंगे तो मैं आपसे कभी नहीं बात करूँगा। इस बार तो आपको मेरे साथ घूमने चलना ही पड़ेगा। आप हमेशा झूठ कहते हैं। तभी उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, तुम कहीं घूमने मत जाओ, क्योंकि वो बहुत भूतिया जगह है। वहाँ पर बहुत सी आत्माओं का साया रहता है। अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, और फिर मैं अकेले तुम्हें क्या करूँगी। तुम दोनों के जान का खतरा है। वहाँ पर तुम दोनों कहीं घूमने मत जाना, ठीक है। तभी सेठ कहता है, अजी छोड़ो ना, हमारा बेटा इतने दिन बाद हमसे कुछ मांग रहा है तो हमें एक बार उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देनी चाहिए। इस बार बेटे मैं तुम्हें ज़रूर से लेकर चलूँगा, तुम कोई चिंता मत करो। अब इस बार मैं तुमको भूतिया गांव में लेकर चलूँगा, जहाँ पर एक समय बहुत से गांव के निवासी मारे गए थे और अभी भी उस गांव में बहुत सी डरावनी घटनाएं घटती रहती हैं। तो तुम्हें मैं वहां पर लेकर चलूँगा और मैं तुम्हें भूतों की इस दुनिया को सैर कराऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना बेटा, मैं तुम्हें कल जरूर से लेकर चलूँगा। अभी मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर सेठ अपने घर से निकल जाता है और तांत्रिक के घर की ओर जाने लगता है। धीरे धीरे तांत्रिक के घर पर पहुंच जाता है और तांत्रिक से कहता है कि उसके पास जाता है और तांत्रिक से कहता है कि तांत्रिक बाबा, आप मेरे साथ चल सकते हैं क्या। तांत्रिक जी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे बेटे को एक सन्नाटा गांव में घूमने का इच्छा कर रही है, तो मैं आपको वहां पर ले जाना चाहता हूँ ताकि मुझे और मेरे बेटे को कुछ ना हो। तभी तांत्रिक को लेकर सेठ अपने साथ चला जाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर तांत्रिक को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। जैसे ही तांत्रिक को अपने घर के अंदर लेकर जाता है तो उस अपने घर के अंदर जाते ही सेठ अपने बेटे और पत्नी को बुलाने लगता है। यहाँ पर आओ दोनों लोग, कहाँ पर रह गए, देखो मैं आज किसे लेकर आया हूँ। तभी उसका बेटा दौड़ते दौड़ते और उसकी पत्नी पीछे पीछे आते हैं और तांत्रिक कहता है कि बेटा, अब तुम कोई भी चिंता मत करो, मैं अपने साथ तांत्रिक बाबा को लेकर आया हूँ जो कि हम दोनों को कुछ भी नहीं होने देंगे। अब तुम हमारे साथ चल सकते हो, क्योंकि ये तांत्रिक बाबा चुड़ैलों को मार देते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच लीजिए, क्योंकि वो गांव बहुत ज़्यादा ही भूतिया गांव है। वो सन्नाटा गांव ही बहुत लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तभी ये सब सुनकर अपने बेटे को सेठ लेकर वहां से चला जाता है तांत्रिक के साथ और अपने घर से बाहर आता है। धीरे धीरे वो अपने गांव से छोड़कर बहुत पुराने कब्रिस्तान से गुजरने लगता है और कब्रिस्तान से गुजरते हुए वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था और भूतिया कब्रिस्तान से गुजरते हुए वो लोग सन्नाटा गांव में आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सेठ का बेटा बेहोश हो जाता है और सेठ बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। तभी तांत्रिक कहता है कि चुड़ैल, तू हमारा रास्ता मत रोक, वरना मैं तुझे मार दूंगा। तू अभी हमारे रास्ते को छोड़कर चली जा, वरना तेरा मरना निश्चित है। तभी चुड़ैल कहती है कि घबराना तो तुम लोगों को चाहिए, मेरे गांव में आकर मुझे ही धमका रहे हो। रुको, अभी मैं तुम लोगों को मजा चखाती हूँ। तभी तांत्रिक और चुड़ैल में
युद्ध हो जाता है और दोनों में बहुत देरी तक लड़ाई चलने लगती है और फिर जाकर तांत्रिक चुड़ैल को मार देता है और फिर वो तीनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं और अपने घर में चले जाते हैं। बुढ़िया का खजाना। एक दिन की बात है, ये दादी जी रमेश के घर काम करवाने के लिए चली जाती हैं और गांव से गुजरते हुए वो बहुत तेजी से रमेश के घर की ओर जाने लगती हैं और रमेश के घर पहुंच जाती हैं। उसके घर जाने के बाद रमेश से कहती हैं कि रमेश बेटा, मेरे खेत की खुदाई करना है। मेरा खेत बहुत दिनों से खाली पड़ा है। क्या तुम मेरे खेत की खुदाई कर दोगे? मैं अपने बहुत घुटनों से परेशान हूँ। मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से चल कर आई हूँ। क्या तुम मेरे खेत की खुदाई कर देते तो मुझे बहुत अच्छा हो जाता और मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए भी दे देती। तुम अगर तैयार हो मेरे खेत की खुदाई करने के लिए तो कल तुम मेरे खेत में आ जाना। मैं तुमको बता दूंगी कौन सा मेरा खेत है, कहाँ पर खोदना है। ठीक है बेटा, अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लेना बेटा। ठीक है दादी माँ, मैं आपकी खेत की खुदाई कल कर दूंगा। आप चिंता ना करें। आप बेफिक्र होकर यहाँ से अपने घर जाएं। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके खेत की खुदाई कल शाम को ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी खाने के लिए आज घर पे कुछ नहीं है। मेरा बेटा कल से भूखा है, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अच्छा हुआ कि आप मेरे घर आ गए मुझे काम कर देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा, मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा दादी माँ। आपने मुझे काम दे दिया, मेरे घर में खाना हो जाएगा। तभी दादी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपने घर की ओर निकल जाती हैं। तभी रमेश का बेटा कहता है कि पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। कल से पानी पी के मैं जी रहा हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता पिताजी। तभी रमेश कहता है कि बेटा तुम घबराओ मत, मुझे अब काम मिल गया है। अब तुम्हें मैं रोज खाना खिला सकूंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें अभी बाग में लेकर चलता हूँ। जंगलों में जो जहाँ पर बड़े बड़े फल उगे हैं वहाँ से तुम आज खाकर अपनी भूख को मिटा लेना। कल से तुम्हें मैं खाना दे दूंगा खाने के लिए। तुम थोड़ा भी चिंता मत करना बेटा। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मैं तुम्हारे लिए हूँ ना। इतना कहकर रमेश अपने बेटे को जंगल की ओर ले जाने लगता है और धीरे धीरे करके वह गांव से गुजरता है। गांव से गुजरते हुए वह अपने बेटे के बारे में सोचकर बहुत चिंतित हो रहा था। तभी वह उन दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से फल थे। वह अपने बेटे को लेकर जाता है और अपने बेटे को फल खिलाता है और उसका बेटा सो जाता है फल खाकर। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आता है जो उन लोगों को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है, क्या मूर्ख व्यक्ति, तुझे ये नहीं पता ये कितना खतरनाक जंगल है। यहाँ पर कितने खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। तुझे भी मार डालेंगे, तेरे बेटे को भी मार डालेंगे। यहाँ से चला जा। इतना कहकर तांत्रिक अपनी कुटिया की ओर निकल जाता है और तांत्रिक अपनी कुटिया की चला जाता है। तभी रमेश अपने बेटे को वहां से लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। रमेश अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि वह अपने घर में पहुंच जाता है। तभी वह अपने बेटे को उसके खाट पे सुताकर वहां से दादी माँ के घर चला जाता है। रमेश दादी माँ के घर में जा ही रहा होता है कि वे उनके घर पहुंचता है और देखता है दादी माँ वहाँ पर बैठी हैं। तभी रमेश उनके पास जाता है और कहता है, दादी माँ आपका कौन सा खेत खोदना था? चलिए मुझे बता दीजिए, मैं आपका खेत खोद देता हूँ। मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं कल नहीं, मुझे आज ही आपका खेत खोदना है, क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है।
दादी माँ ये सब बात सुनकर कहती है कि तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दूंगी। तुम आराम से खेत में चलना अभी। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बताओ। चलो अब हम दोनों यहाँ से खेत में चलते हैं। दादी माँ ये कहकर रमेश को अपने साथ लेकर खेत की ओर रवाना हो जाती हैं और गांव से गुजरते हुआ खेत की ओर जाने लगती हैं। और फिर से वहाँ उनको एक तालाब वाला कुटिया मिलती है। वो उसे भी पार करते हुए धीरे धीरे से अपनी खेत की ओर पहुँच जाते हैं। खेत में जाते जाते रमेश के पैर से कुछ टकरा जाता है और रमेश उसे उठाता है तो देखता है वो एक सोने का थैला था। दादी माँ से पूछता है ये कौन सा है थैला। दादी माँ कहती हैं कि ये तो सोने का थैला है, इससे तो अब हम दोनों करोड़पति हो जाएंगे। अब तुम्हें खाने की कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हम घर चलते हैं, इसमें से आधा आधा बांट लेंगे। इतना कहकर दादी माँ सोने का थैला रमेश के हाथ में देकर घर चले जाते हैं।